आज के इस गहन चर्चा में हमारे पास विश्लेषण के लिए एक बहुत ही अनोखा स्रोत है। सच में, मैंने जब इसे पहली बार देखा तो मैं भी थोड़ा थोड़ा हैरान था। बिल्कुल। आमतौर पर ना जब हम किसी टूटे हुए दिल के दर्द या किसी अधूरी प्रेम कहानी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में रोमानी शायरी, चांद सितारे, बारिश की बूंदें कुछ ऐसे ही बिंब आते हैं। हाँ, एक पारंपरिक साहित्यिक नजरिया जिसे हम सब जानते हैं। सही कहा। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत है उसमें एक कविता और एक तस्वीर है। और दिलचस्प बात यह है कि इस कविता में दर्द को बयां करने के लिए रेलवे सिग्नलिंग और ट्रैक सर्किट्स की एकदम नीरस और जटिल भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक बहुत ही असामान्य बात है। ये पूरा का पूरा स्रोत एक तरह से एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन लगता है मुझे। तो आज का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। हम इस अनूठी हिंदी कविता के गहरे अर्थों को समझेंगे, इसके पीछे छिपे उन भारी भरकम रेलवे इंजीनियरिंग के रूपकों को डिकोड करेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे एक तकनीकी शब्द, एक आउट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस सिग्नल किसी के दिल टूटने का इतना सटीक प्रतीक बन सकता है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि जब भावनाएं और ऐसी भारी मशीनरी इस तरह से टकराती हैं ना, तो जो निकल कर आता है वो वाकई बहुत दिलचस्प होता है। बिल्कुल। और ये जो टकराव है ये सिर्फ शब्दों या कविता तक ही सीमित नहीं है। अगर हम उस दृश्य या उस चित्र को देखें जो इस कविता का आधार है, तो वो टकराव वहां भी एकदम साफ झलकता है। हाँ, उस चित्र की तो बात ही अलग है। मैं जब उसे देख रही थी तो मुझे लगा कि वो अपने आप में विरोधाभासों का एक बहुत शक्तिशाली कैनवस है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, विरोधाभास। मतलब चित्र के ठीक बीचों बीच एक बेहद सुंदर महिला खड़ी है और उसका जो पहनावा है वो पूरी तरह से पारंपरिक है। एक गहरी लाल रंग की बनारसी साड़ी, भारी आभूषण, हाथों में रची हुई मेहंदी। हाँ, जो कि एक तरह के ठहराव को दर्शाता है, एक सदियों पुरानी परंपरा या शायद किसी वादे का प्रतीक। बिल्कुल। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि वो खड़ी कहाँ है। किसी सजे हुए मंडप में नहीं, किसी घर के आंगन में नहीं, वो लोहे और कंक्रीट से बनी ठंडी रेलवे पटरियों के बीचों बीच खड़ी है। और सिर्फ पटरियां ही नहीं, हाँ, उसके दोनों ओर से आधुनिक हाई स्पीड ट्रेन्स गुजर रही हैं, जो देखने में बिल्कुल वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी लगती हैं। और वो भी अपनी पूरी रफ्तार से, बस एक धुंधले अक्स की तरह निकल रही हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षक है वो ये है कि ये दृश्य ही अपने आप में गहरा तनाव पैदा कर रहा है। एक अजीब सी बेचैनी होती है उसे देखकर। हाँ, क्योंकि एक तरफ वो महिला है जो पूर्ण स्थिरता या कह लें एक जमे हुए पल का प्रतिनिधित्व कर रही है, और दूसरी तरफ उसके दाएं और बाएं से भागती हुई वो आधुनिक दुनिया है जो किसी के लिए रुकने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। स्थिरता और अंधाधुंध गति के बीच का ये दृश्यमान विरोधाभास बहुत अहम है। ये कविता के मुख्य विषय के लिए एक बहुत मजबूत जमीन तैयार करता है, जहां कोई एक फैसले पे रुकना चाहता है लेकिन उसके आसपास की परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं। हाँ, और ये ठहराव बनाम गति का जो विषय है, ये आगे इस चर्चा में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए इस विरोधाभास को उस कविता के शब्दों में उतारते हैं। मैं वे पंक्तियां पढ़ती हूं ताकि हम इसके साहित्यिक और तकनीकी वजन को एक साथ महसूस कर सकें। बिल्कुल, पढ़िए। कविता कुछ इस तरह है। न तुम पूरी तरह मेरी हो पाई, न उसे छोड़ पाई, तुम्हारी चाहत का इंडिकेशन बस फ्लैश करता रहा, न NWKR पिकअप हुआ, न RWKR ड्रॉप हुआ, हमारा इश्क आउट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस बन के रह गया। क्या बात है। मतलब यहाँ कवि ने NWKR और RWKR जैसे रिले इंडिकेटर्स का बहुत ही चतुराई से इस्तेमाल किया है। और साहित्य के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। हमेशा कोमल चीजों का सहारा लिया जाता है। लोग कांटों और गुलाब की बात करते हैं, पतझड़ और सावन की बात करते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ भावनाओं की उस गहरी उलझन को सीधे तौर पर भारी भरकम इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच और रिले सर्किट से जोड़ दिया गया है, जो सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है लेकिन है बहुत गहरा। ये इस बात का प्रमाण है कि एक इंजीनियर का दिमाग केवल मशीनों के साथ काम नहीं करता, वो उन मशीनों के काम करने के तरीके में मानवीय स्वभाव की झलक भी देख सकता है। और यही बात इस कविता की तकनीकी सटीकता को इतना मारक बनाती है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि जो लोग इस रेलवे की दुनिया से वाकिफ नहीं है, उनके लिए इन भारी भरकम शब्दों का क्या मतलब है। हाँ, इसे समझना बहुत जरूरी है। तो क्या आप इस सिग्नलिंग की कार्यप्रणाली को थोड़ा आसान भाषा में डिकोड कर सकते हैं? ये NWKR और RWKR क्या है? देखिए, अगर हम तकनीकी नजरिया अपनाएं ना, तो ये रेलवे सिग्नलिंग एक बहुत ही स्पष्ट बाइनरी सिस्टम है।
बाइनरी मतलब या तो 0 या 1, बीच का कुछ नहीं। हाँ, कोई ग्रे एरिया नहीं। बिल्कुल। जब किसी ट्रेन को स्टेशन पर सीधा जाना होता है तो पटरियों पर जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें नॉर्मल स्थिति में सेट किया जाता है। जो ट्रैक की दिशा बदलते हैं, राइट? हाँ, वही। और जब ट्रेन को दिशा बदलनी होती है, मान लीजिए किसी लूप लाइन पर जाना है, तो उस पॉइंट को रिवर्स स्थिति में सेट किया जाता है। ठीक है। नॉर्मल मतलब सीधा और रिवर्स मतलब मुड़ना। एकदम सही। अब कंट्रोल रूम में जो व्यक्ति बैठा है उसे ये पुख्ता करना होता है कि ट्रैक सच में बदल गया है। इसके लिए उसे एक इलेक्ट्रॉनिक फीडबैक मिलता है। और ये फीडबैक वो रिले देते हैं। हाँ, NWKR यानी नॉर्मल स्विच इंडिकेशन रिले। जब यह जलता है तो ये कंफर्म करता है कि ट्रैक सीधे जाने के लिए एकदम तैयार है। और इसी तरह RWKR? RWKR यानी रिवर्स स्विच इंडिकेशन रिले, ये बताता है कि ट्रैक मुड़ने के लिए पूरी तरह से सेट है। अच्छा, जैसे हम घर में लाइट का स्विच ऑन या ऑफ करते हैं, या तो लाइट जलेगी या बुझेगी। बिल्कुल वही सिद्धांत है। और इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है सटीकता। तकनीकी भाषा में जब कोई रिले काम करने लगती है तो उसे पिकअप होना कहते हैं। यानी वो चालू हो गई? हाँ, और जब वो काम करना बंद कर देती है तो उसे ड्रॉप होना कहते हैं। ठीक है, पिकअप मतलब चालू और ड्रॉप मतलब बंद। तो जब पॉइंट नॉर्मल दिशा में होता है तो NWKR पिकअप होता है और RWKR ड्रॉप रहता है। इसके उलट जब पॉइंट रिवर्स दिशा में होता है तो RWKR पिकअप होता है और NWKR ड्रॉप हो जाता है। मतलब ये दोनों एक साथ चालू या बंद नहीं हो सकते? कभी नहीं। ये एक क्लोज्ड लूप सिस्टम है जहां हर कमांड का एक स्पष्ट जवाब होना ही चाहिए। ये सिस्टम किसी अस्पष्टता को बर्दाश्त नहीं कर सकता। या तो ट्रैक नॉर्मल है या रिवर्स है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और यही वो बिंदु है जहां ये कविता एक गहरे दर्द का रूप ले लेती है, जब कवि कहता है ना NWKR पिकअप हुआ ना RWKR ड्रॉप हुआ। हाँ, वो साथी के बारे में बात कर रहा है जो एक फैसला नहीं ले पा रहा है। बिल्कुल। वो इंसान न तो पूरी तरह से एक व्यक्ति की तरफ जा पा रहा है, यानी नॉर्मल स्थिति को अपना पा रहा है, और नहीं दूसरे को पूरी तरह से छोड़ पा रहा है, यानी रिवर्स स्थिति को त्याग पा रहा है। वो बस बीच में कहीं अटक गया है। लेकिन जब मैं इस कविता की अगली लाइन पढ़ती हूँ, तुम्हारी चाहत का इंडिकेशन बस फ्लैश करता रहा। हाँ, ये लाइन बहुत अहम है। मुझे लगता है कि एक आम इंसान के नजरिए से फ्लैश करना या किसी लाइट का बार बार जलना बुझना शायद एक उम्मीद की किरण की तरह लग सकता है। जैसे कोई दिल धड़क रहा हो। हाँ, जैसे कोई चिंगारी अभी भी बाकी है, जैसे शायद अभी भी कोई गुंजाइश है कि चीजें ठीक हो सकती हैं। लेकिन यहीं पर तकनीकी और काव्यात्मक दृष्टिकोण का सबसे बड़ा टकराव होता है। कैसे? देखिए, भावनाओं की दुनिया में फ्लैश करना भले ही एक धड़कन या उम्मीद की किरण लग सकता है, लेकिन रेलवे सिग्नलिंग के कठोर विज्ञान में फ्लैश करना कोई उम्मीद नहीं है। तो ये क्या है? ये एक बेहद खतरनाक और खौफनाक स्थिति है। इसे गंभीर फॉल्ट स्टेट माना जाता है। मतलब एक बहुत बड़ी खराबी? बिल्कुल। जब कंट्रोल पैनल पर इंडिकेशन लगातार जलने बुझने लगता है तो इसका मतलब है कि सिस्टम पूरी तरह से भ्रमित हो गया है। वो फैसला नहीं कर पा रहा। मान लीजिए पॉइंट मोटर ने ट्रैक बदलना शुरू किया, लेकिन पटरियों के बीच में कोई पत्थर आ गया या कोई बाधा आ गई। अब वो ट्रैक ना तो पूरी तरह से नॉर्मल जा पा रहा है और न ही रिवर्स। वो बीच में ही फंस गया है। हाँ, और मोटर लगातार संघर्ष कर रही है। तो ये जो फ्लैशिंग लाइट है ना, ये कोई प्रेम की धड़कन नहीं है, ये सिस्टम की चीख है जो बता रही है कि कुछ बहुत गलत हो गया है। बाप रे! तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? इस भयंकर तकनीकी खराबी को हम एक इंसान के टूटे हुए दिल से कैसे जोड़ें? इस खराबी का अंतिम परिणाम ही इस कविता का शीर्षक है, और इसका सबसे गहरा रूपक भी, आउट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। हाँ, जो कविता के अंत में आता है, हमारा इश्क आउट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस बनकर रह गया। रेलवे में जब कंट्रोल पैनल से दिया गया कमांड और मैदान में ट्रैक की वास्तविक स्थिति आपस में मेल नहीं खाते और वो लाइट फ्लैश करती रहती तो सिस्टम को आउट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस घोषित कर दिया जाता है। ये एक ऐसा सुरक्षा तंत्र है जहां हर तरह की आवाजाही को तुरंत रोक दिया जाता है। सब कुछ रुक जाता है। सब कुछ। कोई भी सिग्नल हरा नहीं हो सकता, कोई भी ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकती। जब तक वो फ्लैशिंग लाइट स्थिर नहीं हो जाती, पूरे स्टेशन का नेटवर्क एक लकवाग्रस्त स्थिति में रहता है। एक तरह का पूर्ण डेडलॉक। बिल्कुल, एक पूर्ण डेडलॉक। ये वाकई में किसी भी उलझे हुए रिश्ते का सबसे सटीक और दर्दनाक वर्णन है। मुझे अब न मेरी हो पाई न उसे छोड़ पाई, इस पंक्ति का वजन और भी ज्यादा महसूस हो रहा है। क्योंकि वो इंसान जीवन के उस पॉइंट मोटर की तरह है जो बीच में अटक गया है। हाँ, और इसका नतीजा क्या होता है? वो जो दूसरा इंसान है, जो उस कंट्रोल रूम में बैठे स्टेशन मास्टर की तरह जवाब का इंतजार कर रहा है,
उसकी जिंदगी का पूरा सिस्टम आउट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाता है। उसकी भी पूरी जिंदगी रुक जाती है। बिल्कुल। आज के समय में आधुनिक रिश्तों की भाषा में हम अक्सर मिक्स्ड सिग्नल्स या सिचुएशनशिप्स की बात करते हैं। हाँ, ये आजकल बहुत सुनने को मिलता है। ये एक ऐसी ही स्थिति होती है जहां रिश्ते का कोई स्पष्ट नाम या भविष्य नहीं होता। आप साथ हैं भी और नहीं भी। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो इंसान के लिए किसी भी रिश्ते में सबसे पीड़ादायक चीज ना सुनना नहीं होता। सच में। अगर कोई स्पष्ट रूप से इनकार कर दे तो वो एक ड्रॉप स्थिति है। दुख होगा, इंसान रोएगा, लेकिन वो उस दुख को प्रोसेस करके आगे बढ़ सकता है। उसे क्लोजर मिल जाता है। लेकिन ये सिचुएशनशिप, ये अनिश्चितता, ये लगातार फ्लैश करने वाली स्थिति इंसान के दिमाग को किसी एक जगह टिकने ही नहीं देती। मनोवैज्ञानिक रूप से हमारा दिमाग अनिश्चितता को एक खतरे के रूप में देखता है। हम हमेशा अलर्ट पर रहते हैं। हाँ, जब कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता तो हम उस कंट्रोल रूम के पैनल की तरह एक निरंतर चेतावनी की स्थिति में रहते हैं। सारा मानसिक और भावनात्मक सिस्टम ठप हो जाता है। हम किसी नए रिश्ते की तरफ नहीं बढ़ सकते क्योंकि हमारा अपना ही सिस्टम हमें आगे बढ़ने का सिग्नल नहीं देता। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे ये समझना बहुत दिलचस्प लग रहा है कि कैसे ये कविता इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण बन जाती है कि हमारा अवचेतन मन हमारे आसपास के माहौल से ही शब्द चुनता है। ये इंसान के मनोविज्ञान का एक बहुत ही खूबसूरत पहलू है। हाँ, अगर सोचिए कोई मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा व्यक्ति होता तो शायद वो दिल टूटने को किसी कार्डियक अरेस्ट या अरिथमिया मतलब अनियमित धड़कन से जोड़ता। और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर शायद सर्वर टाइम आउट या इन्फिनिट लूप की बात करता। बिल्कुल। लेकिन इस व्यक्ति ने अपनी पेशेवर दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी खराबी को अपने जीवन की सबसे बड़ी भावनात्मक त्रासदी के रूप में देखा। यह दिखाता है कि कैसे हमारा काम, जिस तकनीक के बीच हम दिन के 10-12 घंटे बिताते हैं, वो हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल देती है। हमारी दुनिया को देखने के नजरिए को आकार देती है। और वह तकनीक ही हमारी लव लैंग्वेज या प्रेम की भाषा का हिस्सा बन जाती है। सही बात है। और मैं कहूंगा कि यह केवल काम के घंटे बिताने की बात नहीं है, ये उस जिम्मेदारी और उस तनाव के बारे में भी है जो उस काम से जुड़ा है। रेलवे में तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। बिल्कुल। जो व्यक्ति रेलवे के उस कंट्रोल पैनल के सामने बैठता है, उसके कंधों पर हजारों लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। उसकी पूरी एकाग्रता इस बात पर होती है कि वह इंडिकेशन स्थिर हो जाए, क्योंकि वो फ्लैशिंग लाइट एक आसन दुर्घटना का संकेत है। तो जब वो व्यक्ति अपने निजी जीवन में भी उसी तरह की अनिश्चितता और उसी फ्लैशिंग का सामना करता है, तो उसका दिमाग उसी स्तर के तनाव और घबराहट को महसूस करता है। ओहो, ये तो बहुत ही गहरी बात है। उसके लिए रिश्ते का टूटना सिर्फ एक दिल का मामला नहीं रह जाता, बल्कि वो उसके पूरे वजूद, उसके पूरे सिस्टम के फेल होने जैसा हो जाता है। इस नजरिए को समझने के बाद मुझे लगता है कि विज्ञान और कला के बीच की वो जो दीवार है ना, जो हम अक्सर खड़ी कर देते हैं, वो पूरी तरह से ढह जाती है। हाँ, वो दीवार बहुत ही कृत्रिम है। हमें हमेशा से यही सिखाया गया है कि इंजीनियरिंग सिर्फ दिमाग का काम है, इसमें कोई भावना नहीं है, ये पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव है। और दूसरी तरफ कविता सिर्फ दिल का काम है, जो पूरी तरह से सब्जेक्टिव है। लेकिन इस स्रोत ने उन दोनों के बीच एक बहुत ही खूबसूरत पुल बना दिया है। एक रिले का पिकअप न होना या ड्रॉप न होना, जो सुनने में कितना मशीनी, कितना रूखा लगता है। और वही एक इंसान के टूटे हुए सपनों की आवाज बन गया। उसकी हताशा और उसके ठहरे हुए जीवन की आवाज। ये कमाल है। जानकारी और दृष्टिकोण का ये मेल ऐसी चर्चाओं को इतना सार्थक बनाता है। जब तकनीक के चश्मे से कविता को देखा जाता है और कविता के चश्मे से तकनीक को देखा जाता है, तो दोनों ही क्षेत्र समृद्ध होते हैं। दोनों को एक नया आयाम मिलता है। बिल्कुल। एक इंजीनियर जब इस कविता को पढ़ेगा तो शायद वो अपनी मशीनों को एक नई संवेदनशीलता के साथ देखेगा। और एक साहित्यकार जब इसे पढ़ेगा तो वो समझेगा कि रूपक केवल प्रकृति की सुंदरता में नहीं होते। हाँ, वो मानव निर्मित प्रणालियों की जटिलता और उनकी विफलताओं में भी छिपे हो सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि प्रेरणा कहीं से भी उभर सकती है, यहाँ तक कि एक नीरस कंट्रोल रूम की ब्लिंकिंग लाइट से भी। बिल्कुल सही। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को संक्षेप में समेटें तो हमने देखा कि कैसे कुछ ही पंक्तियों की एक कविता ने रेलवे सिग्नलिंग के एक गणितीय विज्ञान को लिया और उसे एक गहरी मानवीय पीड़ा में बदल दिया। ठहराव और असमंजस की पीड़ा। हाँ, उसे समझाने के लिए आउट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस से बेहतर रूपक शायद ही कोई हो सकता था। ये अब सिर्फ एक तकनीकी खामी का नाम नहीं रह गया है। ये उस प्यार का नाम बन गया है जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया, जो बस पटरियों के बीच में कहीं उलझ कर रह गया। बिल्कुल। लेकिन
इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं उस तस्वीर की तरफ वापस जाना चाहती हूँ जिससे हमने शुरुआत की थी। हाँ, वो महिला और ट्रेन वाली तस्वीर। हमने कविता के शब्दों को डिकोड कर लिया, हमने इश्क और रेलवे सिग्नलिंग का कनेक्शन भी समझ लिया। लेकिन अब जब इस पूरी चर्चा के बाद में उस चित्र को दोबारा देखती हूँ तो मेरे दिमाग में एक और विचार आ रहा है। अच्छा, वो क्या है? एक ऐसा विचार जो शायद इस एक व्यक्ति के प्रेम त्रिकोण से कहीं ज्यादा बड़ा और व्यापक है। इस पूरी तकनीकी और भावनात्मक डिकोडिंग के बाद उस दृश्य में और क्या नजर आता है आपको? विचार करने वाली बात यह है कि कविता और चित्र में जो ये आउट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस की स्थिति दिखाई गई है, क्या वो सच में केवल एक अधूरे प्रेम की कहानी है? आप इसे एक बड़े रूपक के तौर पर देख रही हैं। हाँ, उस तस्वीर को फिर से ध्यान से देखिए। उन दो हाई स्पीड अत्याधुनिक ट्रेनों के बीच खड़ी वो महिला जो बिल्कुल पारंपरिक लाल साड़ी और गहनों में सजी है, क्या वो हम सभी के उस आधुनिक जीवन का प्रतीक नहीं हो सकती? ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। हमारा जीवन जो हमेशा अपनी पुरानी जड़ों, अपनी गहरी परंपराओं और भविष्य की इस अंधी तेज रफ्तार आधुनिकता के बीच फंसा रहता है। हम सभी किसी न किसी स्तर पर उसी पटरियों के बीच खड़े हैं और हम फैसला नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, हम न तो पूरी तरह से अपने पुराने मूल्यों की तरफ वापस लौट पाते हैं, यानी नॉर्मल स्थिति में पिकअप हो पाते हैं, और ना ही आधुनिकता की इस अंधाधुंध दौड़ में पूरी तरह से खुद को झोंक पाते हैं, यानी रिवर्स स्थिति में सेट हो पाते हैं। हम बस उस बीच की स्थिति में फंसे हुए हैं, लगातार फ्लैश कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि आज की भागदौड़ भरी दुनिया में परंपरा और आधुनिकता के बीच झूलता हमारा पूरा समाज ही आउट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस हो गया है? ये वाकई एक बहुत ही विचारोत्तेजक दृष्टिकोण है। ये इस पूरी चर्चा को एक बिल्कुल नए धरातल पर ले जाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर खोजना होगा। तो इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। एक रेलवे ट्रैक, मशीनरी और भावनाओं का संगम और परंपरा व आधुनिकता के बीच फंसा हमारा जीवन सोचने और समझने के लिए बहुत कुछ है। खोजते रहिए, नई चीजों पर विचार करते रहिए और अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखने की उत्सुकता बनाए रखिए।